नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत कर बाद में शिक्षक नेता के रूप में शिक्षकों की समस्याओं को उठाते रहे हैं। वर्तमान में ये अवकाश प्राप्त करने के बाद भी सामाजिक समस्याओं को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। ये है अमरनाथ सिंह जी। आइए मिलते हैं अमरनाथ सिंह जी से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। अमरनाथ सर, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। बातों का सिलसिला शुरू हो, मैं आपके पैतृक गांव और आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, मेरा पैतृक गांव है तो बहुत बड़ा नहीं, उसका नाम है डी पर वीरपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। बगल में बड़ी बस्ती नवलागढ़ है जी। उसी से नाम जोड़ करके लोग बोलते हैं। लेकिन एक सच्चाई वहाँ की है कि वह गांव, चारों बगल के गांव के लोग, दूसरे गांव के लोग ही कहते हैं कि यह यहाँ का कश्मीर है। वाह। क्योंकि वह तीन तरफ से, या कह सकते हैं चार तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। क्या बात है। सिर्फ एक कॉर्नर में जी। साउथ और ईस्ट के कॉर्नर में वो खुला है, नदी नहीं है, नहीं तो ऐसे करके है जी। तो इससे वहाँ का आबो हवा बहुत अच्छा है। और कश्मीर इस मामले में लोग कहते हैं वहाँ के लोग बहुत देखने सुनने में पर्सनालिटी अच्छा होती है। तो इस तरह से वो गांव है। और इंटेलेक्चुअल बहुत बड़े बड़े नहीं हुए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी चाकरी वाले हुए हैं बहुत बड़े। तो यही है मेरे गांव की है भौगोलिक सीमा जी। और हमने आपको बताया कि वहाँ तीन नदियों का संगम है। एक संगम इलाहाबाद में और एक संगम यहाँ है बैती, बलान, गंडक। तीनों नदी वहाँ आकर के मिलती है। तीनों मिल करके आगे जाके खगड़िया में गंगा मिलती है। तो वहाँ दो पुल, एक सुलिस गेट वहाँ बना हुआ है जो पानी का नियंत्रण करता है। गंडक में ज़्यादा पानी होने पर इधर पहले डुबा दिया जाता था, तो उसको आप, तो ये बचपन से वो आए थे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी। उनको हमने देखा था शिलान्यास के वक्त। मैं बहुत छोटा बच्चा रहा होऊंगा, 5 साल 6 साल का जी। ये तो है मेरे गांव के बारे में। और आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानना चाहूँगी। प्रारंभिक शिक्षा का जहाँ तक बात है तो प्रारंभिक शिक्षा हमारा तो गांव के प्राइमरी स्कूल में सेंट बोरिस स्कूल। सेंट बोरिस मतलब बोरा पर बैठ करके हम लोग पढ़ते थे तो उसका हम लोग इस रूप में नाम देते हैं। और अच्छे शिक्षक उस वक्त हुआ करते थे जी। और मैं अपने क्लास का सबसे छोटा बच्चा था जी। पता नहीं क्यों मैं दूसरे सभी छात्रों से 1 साल 2 साल का छोटा था सबसे जी। तो हमारे प्रधानाध्यापक थे सो बहुत अच्छे टीचर थे, मिश्री महतो थे। महतो जी। उस वक्त का सामंती दौर भी रहते हुए भी उनकी काफ़ी मर्यादा थी और उन्होंने बहुत क्रीम ऑफ सोसाइटी दिया। हम लोग डरते उनसे थे। वैसे वो मारपीट कम करते थे, आज तो बैंड है फिर भी जी। लेकिन उनके पर्सनालिटी का ये था जी। बहुत आराम से मारते थे। उस समय की बात ही अलग थी। कभी इंस्पेक्टर आते थे, बहुत बातें थी, कितनी लंबी बात हो। प्राइमरी 5वीं तक तो हम लोग वहाँ पढ़े लिखे जी। और चूँकि कम उम्र था इसलिए अन्य छात्रों के बनिस्पत हम थोड़ा सा संकोची था, लजालू था। मैंने काफ़ी वो एक्सट्रोवर्ट नहीं, इंट्रोवर्ट था जी। लेकिन शालीनता था। शिक्षक लोग हमको काफ़ी प्यार दुलार करते थे
कि देखिए छोटा बच्चा है और ये आ गया है, तीसरा में आ गए तो तीसरा में या चौथा में। इस तरह से प्राइमरी एजुकेशन करने के बाद वहाँ से 2 किलोमीटर दूर मेरे गांव से नौला में मिडिल स्कूल में हमने नाम लिखाया जी। एक और संजोग था कि मेरे बड़े भाई जो पढ़ने में अपेक्षाकृत कम थे वो मेरे साथ ही थे। वाह। जी। वो बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन वो एथलीट में इसमें, लेकिन उस वक्त वहाँ तक ये आबो हवा, चूँकि इस शहर के बगल के थे, यहाँ के बगल के लोग, हम लोग सुनते थे उस समय 6 ब्रदर्स क्लब का वॉलीबॉल के लिए। हमारे गांव में भी वॉलीबॉल का काफ़ी चलन था, 2-2 टीम चलता था उस समय, काफ़ी लोग मैच इधर। वैसे उस समय में तो ज़्यादा यही सब था, कबड्डी, वॉलीबॉल। जी जी। क्रिकेट तो सचमुच में समझिए एक तरह से विज्ञापन के वजह से, लेकिन जितना वॉलीबॉल फुटबॉल में लोगों को नौकरी यहाँ मिली है उतना तो क्रिकेट में हमको नहीं, कहीं कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ नहीं, कोई उपलब्धि वैसी नहीं है जी। तो हमारी पढ़ाई वहीं हुई और फिर वहीं से हाई स्कूल में गांधी स्मारक उच्च विद्यालय से मैंने 67 में मैट्रिकुलेशन पास किया जी। साइंस सब्जेक्ट था, बायो भी था, और वहीं से हमने स्कूली शिक्षा पूरा की। जी सर, जहाँ तक मुझे पता है कि आप विद्यार्थी जीवन में ही जब आप स्टूडेंट थे तो उसी टाइम आप छात्र राजनीति में आ गए, तो ऐसा क्या कारण था जो आपको छात्र राजनीति में आना पड़ा? देखिए पुष्पांजलि जी, कुछ तो सोच समझ करके कुछ बातें होती हैं जी। कुछ परिस्थितियाँ आती हैं तो पैदा होता है लोगों के भीतर संस्कार, कुछ बातें। चूँकि हम लोगों का बैच 67 का था, 1967 में हमने मैट्रिकुलेशन किया था जी। और उस वक्त एक सत्ता के विरुद्ध काफ़ी उफान था। और आपको याद मैं कराऊं कि पहली दफ़ा आज़ादी के बाद 20 साल बाद 47 के बाद कांग्रेस का सत्ता 9 राज्यों से समाप्त हो गया था, उसमें बिहार भी एक था। तो वो विद्रोह का वो जो स्वर था, छात्र आंदोलन, बिना किसी ख्याल के, पुष्पांजलि जी अब क्या बताएं कि लोग कैसे, हमारे जैसा छोटा छोटा आदमी ब्लॉक घेरने के लिए भगवानपुर चले गए और गोली चली थी, तो लोग दूसरे जो थे हमारे थोड़ा उम्र से ज़्यादा सीनियर या शरीर से, तो लोग रिकॉर्ड सब निकाल के जला रहे थे। बड़ा एक विद्रोह का वातावरण, गोली चली, वो पानी के किनारे भागते भागते हम लोग आए थे। तो विद्रोह का स्वर था और इसलिए आम छात्रों में सत्ता के खिलाफ में कुछ फीस बढ़ा था, मामूली 1 8 आना या 1 रुपया, ये सब अब तो कोई सवाल ही नहीं है क्या कहा जाए। तो वहीं से छात्र आंदोलन का रुझान हमारे भीतर वो जगा जी। और मेरे साथ दुर्भाग्य था कि आप मेरे परिवार के बारे में जानेंगे, हो सकता है पूछेंगे तो हम फिर बताएंगे जी। तो वहीं से हम छात्र आंदोलन का हिस्सा बन गए। ऐसा था कि उस वक्त एक बड़े नेता हुआ करते थे इस ज़िले में, उनका नाम था कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह, बीहट के थे जी जी। उनका भाषण बहुत ओजस्वी हुआ करता था, तो हमको किसी ने किसी विचार के तरफ खींच के नहीं लाया। परहैप्स उन्हीं की बातों, वो 67 में पूरे कांग्रेस के खिलाफ प्रचार में लोग घूमते थे, तो कहीं उनका भाषण सुना होगा बगल के गांव। मेरा गांव तो कभी वो केंद्र ऐसा बना नहीं जी। शहरों के छोटा छोटा बाज़ार भी होता है, वहीं जा कर के आमतौर पर मीटिंग वूटिंग होती है। तो उसी से थोड़ा सा रुझान वाम के तरफ हुआ और फिर हम छात्र संघ में आगे जा कर के स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े जी। और आगे बात बढ़ी। तो जब आप क्योंकि देखा गया है कि माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें और एक अच्छी नौकरी लें, और आप बचपन में ही छात्र राजनीति में आ गए, और तो फिर
आपके पेरेंट्स का क्या कितना सपोर्ट था, क्या प्रतिक्रिया थी उस समय? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही फरमाया। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों के चारित्रिक और शैक्षिक निर्माण में। मेरा एक दुर्भाग्य भी था कि जिस दिन मेरा मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट निकला, मेरे पिताजी उसी दिन रिजल्ट सुनने के बाद लकवाग्रस्त हो गए और मुझको पूछे कि तुम तो पास करिए गेल हो और भाई पास कल को कि नहीं? तो हाँ वो पास कल। वो आर्ट्स में थे, वो भी काफ़ी मेहनती थे, कितनी बातें कहें जी। वो इतना मेहनती थे कि उनको ये नहीं कर सेंटअप उस समय परीक्षा होती थी तो हेडमास्टर रोक दिया कि तुमको अंग्रेजी नहीं हो पास करोगे तो कैसे। उस वक्त था अंग्रेजी पास करना ज़रूरी। आपको मैं बताऊं मेहनती आदमी कैसा कैसा होता है, दंग रह जाएंगे कि वो अंग्रेजी का उसमें ऐसे पूछा जाता था जी। और 10-15 ऐसे को देवनागरी में हम लिख दिए अंग्रेजी के ऐसे को, उसको रटना और फिर उसका स्पेलिंग याद करना करके और विथ इंग्लिश पास किया। हालांकि बाद में परीक्षा होने के बाद रिजल्ट होने होते विदाउट इंग्लिश का ज़माना हो गया। कर्पूरी जी कहे कि नहीं इंग्लिश के बिना भी लोग पास करेगा, लेकिन विथ इंग्लिश पास किए। तो वो बाबूजी हमारे, उनका देहावसान हुआ तो एक घर में बड़ी रिक्तता हो गई उस उम्र में। मेरी माँ पढ़ी लिखी तो नहीं थी लेकिन काफ़ी समझदार थी, ज्ञानी थी जी। तो उसी का एकमात्र सपोर्ट सहारा। वैसे मेरे 3 भाइयों में एक तो मेरे साथ थे तो उन्होंने कहा कि हम छोड़ देते हैं पढ़ाई, तुम पढ़ो, साइंस में हो तुम, हम क्या पढ़ के करेंगे। वैसे उस वक्त उनको गाइड देने वाले हमारे 2 बड़े भाई जो ग्रेजुएशन कर चुके थे जी। और एक दिल्ली में कॉटन मिल में काम करते थे, एक वहाँ वीरपुर हाई स्कूल में टीचर थे जी। लेकिन उन लोगों की ये रुचि नहीं कि भाई छोटा पढ़े लिखे, ये सब कमी थी। माँ हमारी बिल्कुल जान लगाए रहती थी, जी। नहीं तुम डॉक्टर बनो ही। डॉक्टरी का फॉर्म भरवाए इंटर में ISC करने के बाद, प्री यूनिवर्सिटी उस समय था। जी। तो उनके सहयोग से और हमको कोई ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता है। छात्र आंदोलन में जिस तरह से खेलते हुए लड़के पढ़ सकते हैं उसी तरह से पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ चल सकता है। 1-2 घंटा का कभी समय और रोज़ का तो कोई काम ऐसा होता नहीं था छात्रों के बीच में। तो उसी वजह से हम लोग फिर मुजफ्फरपुर में यहाँ से चले गए ग्रेजुएशन के लिए, तो वहाँ रामेश्वर सिंह कॉलेज में हम यूनिट के सेक्रेटरी बने और बड़ा छात्र आंदोलन वो जब तक वहाँ चला हम लोगों ने साथ रहा। सर अभी जैसे बातों बातों में भी आपने बताया कि पहले इंग्लिश पास करना काफ़ी ज़रूरी होता था और अभी के समय में जब कर्पूरी जी ने कहा कि विदाउट इंग्लिश भी आप पास कर सकते हैं, तो ये कहाँ तक सही है कि क्योंकि आज का जो हमारा समय है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश कहा जाता है और इंग्लिश के बिना कुछ भी संभव नहीं है ऐसा कहा जाता है, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपका है, मैं तो इस पर डिस्कशन चाहता हूँ जी। अब आप आए कि हम शिक्षक हैं जी और शिक्षा से जुड़ी हुई बात। और देखिए अब उस वक्त जो हुआ उसको मैं सही नहीं मानता हूँ। ऑप्शन होना चाहिए कि इंग्लिश में पास कीजिए या दूसरा कोई लैंग्वेज हो। त्रिभाषा फार्मूला का ज़माना आया उस ज़माने में कि आप एक संपर्क भाषा रखिए, एक अपना मदर लैंग्वेज हो और एक इंग्लिश हो। तो इंग्लिश की पढ़ाई होनी चाहिए जो बाद में चल के होने लगा कि पास होना नहीं ज़रूरी रहा लेकिन पढ़ाई जारी रहा। आप उसमें नंबर लाते हैं तो आगे जा कर के इंग्लिश में एडमिशन होता है, इंग्लिश सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। तो इंग्लिश जानना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जितना मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह का किताब है तो सब उसमें है। लेकिन अभी जो एक नई बात नए दौर में चल रहा है
इसका मैं घनघोर विरोधी हूँ। जी वो ये कि हिंदी को छोड़कर इंग्लिश की ताबेदारी करना, अंग्रेजियत का भाव इसमें साफ साफ झलकता है। जी मानो पहले भी था, पहले तो लोग नहीं हिंदी भी नहीं जानते थे, इसलिए कहते थे बूढ़ पुरान लोग वही ले तो अंग्रेजी में झाड़ दल के। जी मतलब अंग्रेजी जानना कोई बहुत बड़ी चीज़ है, विज्ञान से भी कोई बड़ी चीज़ है, और दूसरी भाषा नहीं। मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि भाषा तो माध्यम है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी बातों को किसी भी रूप में रख सकते हैं। अब तो और भी द्विभाषिया का ज़माना हो गया है, तो इस तरह से हिंदी की उपेक्षा और अंग्रेजी को एक फैशन के रूप में जो लिया जा रहा है, जी और ख़ास करके हिंदुस्तान वाले के ज़माने में, जी अब बच्चे कहते हैं, पोता कहता है कि 86 किसको कहते हैं। बिल्कुल। मैं बहुत इससे दुखी रहता हूँ। मेरी पोती कहती है दादू इंग्लिश में बात करती है, अच्छी बात है, हम उसको बताए, और काफ़ी अब समझी, छोटी बच्ची है। कहिए जी हिंदी को छोड़ करके अंग्रेजी जानना, ये कोई अंग्रेजी बहुत बड़ी चीज़ है सो नहीं है। विज्ञान बड़ी चीज़ हो सकती है, क्योंकि उससे तो लाइफ का ये होता है, जी रोज़ रोज़ निष्कर्ष निकलते उसी पे डिपेंड है लाइफ। हाँ, तकनीकी नई डेवलपमेंट होता है। जी अंग्रेजी तो सिर्फ एक भाषा है, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, जो भी हो, तो यही। सर, मेरे आप से- शिक्षक राजनीति में भी आए, तो मूल रूप से उस समय जो शिक्षकों की जो स्थिति थी, क्या परेशानी थी उस समय के शिक्षकों की? शिक्षकों की परेशानी तो भाई गजब की थी। जी वो तो उनमें, और आजकल प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों में जो है लगभग वही स्थिति थी कि कभी आपको कह दिया जाएगा कि कल से नहीं आइएगा मास्टर साहब। जी बड़ा दिलचस्प बात, कुछ बातों को आप जानेंगे तो बड़ी हंसी आएगी, और ऐसा आश्चर्य लगेगा आपको कि कैसे ऐसा होता था। जॉब सिक्योर नहीं थे उस समय। सिक्योर नहीं थे, और बहुत बातें थी। जी असल था क्या कि स्कूल तो बड़े बड़े लोग खोलते थे। एक बात थी कि उनके दिमाग में कोई कमाई का लक्ष्य नहीं। आज भी बड़े बड़े लोग खोल रहे हैं, मगर दैट इज़ ओनली बिजनेस। वो ज्ञान अर्जित करने का कोई केंद्र नहीं है, न इरादा उनका है कि कुछ अच्छे लोग पढ़ लिख करके निकलें और कुछ अच्छा देश दुनिया के लिए करें, स्वयं भी अच्छे पदों को होल्ड करें, और ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उस समय, लेकिन ये बात थी जी कि लोग, बड़े बड़े लोग खोलते थे स्कूल, अपना लाखों की संपत्ति दान करके ज़मीन देते थे, ज़मीनदाता थे, और वो सेक्रेटरी होते थे। तो उस समय वो लोग जो है सो बिल्कुल मालिक जैसा व्यवहार करते थे। उस दौर से गुजरते गुजरते जब एक हमारे स्कूल के थे सेक्रेटरी, तो एक टीचर ने पहले योग्यता बढ़ाने के लिए कहा कि दरखास्त दिया सेक्रेटरी को, हम ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो वो कहे कि मास्टर साहब, अरे तुम बटे एतबे तो कते न पढ़वे जो हो, अब क्या योग्यता। लेकिन फिर परमिशन दे दिया। जब योग्यता बढ़ा के आए तो कहे कि अब हमको बीए का स्किल दीजिए। बल्कि नहीं, अभी तुम आईए वाला पढ़बो, एने जो पढ़ लो उनसे नहीं पढ़बो, पढ़ के पढ़ाई पढ़बो। इस तरह से भी लोग कहते थे। जी तो गुलामी की ज़िंदगी थी, किसी को भी कभी निकाल दिया जा सकता था। जी लेकिन एक फ़ायदा भी था कि कहीं कहीं जो अच्छे सेक्रेटरी पढ़े लिखे, जैसे गांधी स्मारक हाई स्कूल था, जी वो चौधरी चंद्रमौली, नवला हाउस यहाँ देखते होंगे, वही थे सेक्रेटरी, और अच्छे पढ़े लिखे लोग थे वो। तो वो पहले जात आधारित भी लोग देख करके रखते थे टीचर का सेक्रेटरी, बिल्कुल। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था। वो रखे हुए थे एक हरि महतो, हम लोगों के इंग्लिश के बेजोड़ टीचर थे, और काफ़ी सम्मान। एक लखन पंडित थे हमारे, वो साइंस के टीचर, एमएससी थे। जी तो उन लोगों को लोग काफ़ी सम्मान इज्जत देते थे। जी ये थी कि और ऊंचे जा कर के, कॉलेजेज में जा कर के भेदभाव होता था, लेकिन स्कूल में उस दौर से शिक्षक संघ का आविर्भाव हुआ।
मजबूत शिक्षक संघ माध्यमिक शिक्षकों के बीच बना। जी। प्राइमरी में भी शिक्षक संघ बना, जिसको कहते प्राथमिक शिक्षक संघ, और वो ज़्यादा चुस्त दुरुस्त नहीं था। और माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता जब आए, लगभग वो एक्टिव हो गया 50 से, तो हम लोग देखे कि इसका नेतृत्व काफ़ी विश्वसनीय था और बड़े वो महत्वपूर्ण माने जाते थे। वो हमारे थे आचार्य जगदीश शर्मा जी, पंडारक के। आपको जान कर के तज्जुब होगा, बाद में एमएलसी भी वो हुए। इतने वो थे प्रतिष्ठित, इतने अच्छे शिक्षक थे, इतना रुतबा था कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को पूछ करके स्कूल जाने का इजाज़त मिला था मुख्यमंत्री को। जी। बड़ा गौरवशाली। तो इस तरह से, और फिर शत्रुघ्न बाबू आए। जी। लंबे काल तक तो वही एक छोटा सा साधारण सा खपड़े का घर था जमाल रोड में। जी। और हम लोग जो है सो जब भी कोई आंदोलन संघर्ष होता था, या बिहार माध्यमिक शिक्षक का जो संगठन का ब्लॉक से और अनुमंडल और जिला का चुनाव होता था, उसमें काफ़ी एक्टिव रहते थे और कई बार हम लोग चुने गए जिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप। वैसे मेरी कोई ललक नहीं होती थी कि मैं कोई पद धारक बनूं। मुझको था कि मूल रूप से काम करें, हमारा मूल संगठन जो है वो मजबूत बने और आंदोलन संघर्ष काफ़ी मजबूत हो। और हम लोग तब जो आए तो हम 78 में आए, सितंबर के माह में 2 सितंबर 78 को हम आए। एक टीचर जो रिकॉग्नाइज नहीं था जी। लेकिन ये गौरव है मेरे साथ कि मैंने 6 महीने के बाद मार्च 79 में उसको रिकॉग्नाइज करवाया पटना में रह करके, और अपने साथ 12 लोगों की सरकारी नौकरी लाई। क्या बात। 79 से हम लोगों का कैरियर शुरू हुआ। 387 रुपया दरमाहा वेतनमान हमको मिला। और तब से तो समझिए कि लगातार संघ के प्रभाव से सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोगों का नेतृत्व बढ़ते ही चला गया। 79 के बाद 80 में हो गया, सरकारीकरण हो गया 2 अक्टूबर को, और फिर इस तरह से आगे बढ़ते चलते गए। सर, चूँकि आप रिटायर्ड शिक्षक हैं, तो मैं यह जानना चाहूँगी, और अक्सर देखा जा रहा है कि हमारी जो शिक्षण टीम है, जो शिक्षक हैं, वो शिक्षण कार्य के साथ साथ अन्य कार्य भी, जैसे मतगणना हो गया, जनगणना हो गया, इस चीज़ में भी उनका उपयोग किया जा रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो थोड़ा सा मैं विषय परिवर्तन करता हूँ। शिक्षक का दायित्व और हमने किस तरह का शिक्षक लाइफ गुजारा है, वो भी कुछ खास है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि वो छूट सा जा रहा है एसोसिएशन की तरफ। हमने बोला जी। मैं बागबाड़ा हाई स्कूल, हांसपुर हाई स्कूल में था, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर बागबाड़ा हाई स्कूल आ गया। बागबाड़ा हाई स्कूल बहुत मेंटेन्ड स्कूल था जी। और अच्छे समय से 10 से 4 चलता था। हम लोगों का निर्माण आरंभिक दौर में उसी विद्यालय में हुआ, काफ़ी अच्छे ढंग से। और मैं आपको बताऊं कि छात्र जो थे वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते थे। मैं कल्चरल भी वहाँ करवाता था। कल्चरल का मेरा पुराना रिकॉर्ड है। यहाँ के कई कलाकारों को लेके, प्रवेश को कभी अंजनी को लेकर के, और बच्चों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना, नाटक, गीत। मैं विज्ञान का शिक्षक था, फिर भी उधर हमारा इंटरेस्ट था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमने जो काम किया स्कूल के अंदर, हमको उतना समाज से रिटर्न नहीं मिला जी। कारण ये था कि मैं एसोसिएशन में भी काम कर रहा था, इप्टा में भी काम कर रहा था, और सामाजिक जीवन में काम कर रहा था। लोगों का इलाज करा रहा हूँ, पटना ले जा करके टीबी का इलाज करा रहा हूँ। अन्य कई तरह के सामाजिक गतिविधियाँ हमारी थी। तो लोग समझते थे कि कब कर रहे हैं, क्या होता है। लेकिन मेरा फिक्स जो था 5 घंटे का समय स्कूल का, वो नहीं।
और मेरे पास 35-35, 40-40 स्टूडेंट आते थे लोहिया नगर में पढ़ने के लिए। एक पैसा मैंने ट्यूशन कभी नहीं लिया, वाह क्या एक पैसा ट्यूशन कभी नहीं लिया। और इसके पीछे मेरी समझ ये थी कि मैं तो इनको पढ़ाने का ही तो पैसा पाता हूँ सरकार से, जी तो उसी में कुछ छूट जाता है, उसी को न पढ़ाना है, तो अतिरिक्त हम कहाँ कुछ दे रहे हैं, तो अतिरिक्त क्यों लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। ये समझ से हम लोगों को, बच्चों को, और स्कूल के बाद भी, मतलब मैट्रिक जो कर बाद के समय में भी लोग हमारे पास आते रहे, उनको कहाँ कोचिंग करना है, क्या करना है, किस लाइन में जाए, इस तरह के सलाह लेते रहते। जी मेरे एक गुरु थे रामस्वरूप सिंह, उनका चर्चा किए बगैर मेरा जो है सो वो अधूरा रह जाएगा। उन्हीं का बहुत बड़ा योगदान मेरे निर्माण में है। एक बार हिंदुस्तान से हमारा इंटरव्यू आया था, छपा था 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर, जी तो उसमें यही पूछा गया था कि भाई आपके कौन टीचर जो आपको प्रभावित किए, और आपके भी कोई ऐसे छात्र हैं जो आपसे बिल्कुल प्रभावित, सिर्फ आप ही से उन्होंने कुछ पाया हो। जी तो मेरे पास आज भी ऐसे छात्र का लेटर है जो हमको क्या क्या ने कहा भगवान है। ये वो एक राहतपुर का लड़का था, रोशन कुमार, तो बहुत गरीब था। एयरफोर्स में उसका सिलेक्शन हुआ और उसको नाक में कुछ दिक्कत था। 10,000 रुपया AP शाह के यहाँ डिमांड हुआ और रोने लगा आकर के, और जा कर के उसको ऑपरेशन करवाए, फिर उसकी नौकरी हो गई। तो मैं सोशल एटीट्यूड का रहा था, तो सब जगह छात्रों का भी, शिक्षकों का काम दिन रात ऑफिस में, ट्रेजरी ऑफिस में अकेला मैं था जहाँ एक पैसा किसी को घूस नहीं लगता था, लाखों लाख पेमेंट किया। मैं जब प्रधानाध्यापक हुआ तो आपको बताऊं कि मेरे हाथ में पावर आया तो मैं 40 लाख रुपया निकाल के लोगों को दिया, जो पिछले 5 बरस से लटके हुए थे, रिटायर्ड लोगों का, टीचर और प्यून को। और फिर वहाँ निर्माण हमने किया, ऐसा निर्माण किया कि लोग कहते हैं कि 40 साल में कोई नहीं इसको स्कूल को देखने वाला था, जर्जर था, उसको ऐसा बना दिए कि इलाके में राजवाड़ा हाई स्कूल में हम कॉलेजिएट से वहीं चले गए हेडमास्टर बन के। तो यही है अपनी जवानी है, कितना कहें सर। बातों बातों में भी हाँ, इप्टा का जिक्र हुआ था। हाँ अच्छा तो अच्छा। मैं जानना चाहूँगी कि आप इप्टा में नगर इप्टा के आप सचिव हैं, तो बतौर सचिव आपके क्या क्या कार्य हैं। इप्टा से मेरा जुड़ाव जो है उसका मुख्य कारण तो आपको बता दिया कि हम कला प्रेमी हैं जी। गोपाल जी की तरह मैं कलाकार नहीं हूँ, लेकिन ये जो आए हैं एंट्री हम लोगों ने दिया है जी। एंट्री हम लोगों ने दिया, साथ में थे। और डॉक्टर साहब हमारे मित्र हैं जी। स्कूल के क्लासमेट हैं, एक बेंच पर बैठ कर के स्कूल में पढ़ता था। उस ज़माने से डॉक्टर एस पंडित हमारे मित्र थे, हैं और रहेंगे। और तो इसी क्रम में आपको पता ही है, आप भी कल्चरल से जुड़े हुए हैं, इप्टा से खास जुड़ी हुई हैं। तो इप्टा कुछ दिनों के लिए ठहराव में था जी। और ऐसी स्थिति में कुछ ऊपर के साथियों ने कहा कि इसको थोड़ा सा खड़ा कर दीजिए, मुझको संयोजक बनाया गया। और तो सम्मेलन वगैरह करवाए अच्छा ढंग से, और चाहते थे कि कोई आदमी आ जाए, नया लोग। हम लोग अब इस उम्र में क्या करेंगे संगठन का काम, बाहर से सपोर्ट करेंगे। तो काम करने में लोग भागते हैं, लेकिन पद लेने में लोग, तो हमको मन था कि गोपाल जी को बनावे, लेकिन और लोग बड़ा मुश्किल सा। तब 2 लड़ाई में बिलाए मैंने हम ही को लोगों ने कहा कि भाई आप बन तो हमको जो चल रहा है इस बीच में कई महत्वपूर्ण काम हुआ जी। हमने कई विचार गोष्ठी, डॉक्टर अपूर्वानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए थे, अभी जो काफ़ी चर्चित हैं जी। कई लेखकों पत्रकारों के साथ लिख करके वो दिए थे। डॉक्टर कफील के अच्छी रिहाई के लिए वो हुआ, हो भी गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला किया है।
तो उनको उनका प्रोग्राम हुआ, बल्कि स्टार्ट ही हुआ था तो इप्टा के ऑल इंडिया के अध्यक्ष आए थे जी। हाँ, तो सब लोगों ने देखा, अच्छा ढंग से हुआ। लेकिन हमारी चाहत थी कि और भी कलाकार जो नए लोग हैं, जो कलाकार रियली हैं जी। तो वो लोग आकर के जो है सो इसको आगे बढ़ावें। जी। तो एक दो नाटक हुआ जो प्लेटिनम जुबली में पटना में दिखाया गया था, और प्लेटिनम जुबली का तो रिकॉर्ड हमने किया बिहार के अंदर, 1 लाख का कोष उसको हमने जमा किया। बहुत बड़ा आयोजन था, हमको वो मिला, अवार्ड मिला है। वाह वाह। और फिर यहाँ जो है सो संगठनात्मक काम के लिए पहला हम आदमी हैं कि हमारे काम के बाद जितना हम फंड कलेक्शन करते हैं तब भी बचा हुआ 25,000 रुपये जी। तो इधर हाल में बैठक करके जो है सो उसको हम वाद्य यंत्र और कुछ करने के लिए एक कमेटी बना दी है, काम कर रहे हैं जी। जितना सांस्कृतिक गतिविधि के अंदर ही आता है विचार विमर्श का बात भी, लेकिन ये जो है गतिविधि गीत संगीत नाटक इसमें कमी है, नहीं हो पाई। वो उसके लिए बहुत सारी बातें हैं, सब समझ सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अमरनाथ सर, कहा जाता है शिक्षक भविष्य का निर्माता होते हैं, तो आपके हिसाब से एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए? अच्छे शिक्षक का गुण तो बहुत आपने माकूल ये किया है प्रश्न। और अच्छे शिक्षक का गुण जो है सो उसमें तो सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, काम के प्रति लगन होना चाहिए, समय के प्रति पाबंद होना चाहिए, है ना। और बेस्ट ट्रेंड हो, वो बच्चों के प्रति अपने बेटे की तरह उसको समझ करके उसको देंगे शिक्षा, तो शिक्षक वही अच्छे होंगे। अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यपरायण रहें, समय से स्कूल जाना, समय से क्लास जाना, इस सब में तो हमको फिर कुछ कहना पड़ जाएगा। मेरे साथ ये मैं इस मामले में बहुत ही एसोसिएशन में रहते हुए भी मैं शिक्षकों से शिक्षक जो हमारे बगल का क्लास खाली रह जाता था उसके खिलाफ जाके हेडमास्टर से हमको कहना पड़ता था जी। हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, नहीं करते हैं। इतनी ईमानदारी से पढ़ाने का काम जो करेंगे वही अच्छे शिक्षक होंगे। मैं यह जानना चाहूँगी कि आपके गुरु जो भी थे, उनकी ऐसी कौन सी बातें थी जो आपको प्रभावित की? मेरे गुरु जो थे, कई शिक्षक थे। मैंने तो शुरू में ही प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बारे में कहा, और रामस्वरूप सिंह जो साइंस के अच्छे टीचर थे, जो हमारे मित्र डॉक्टर एस पंडित, डॉक्टर रामजतन, डॉक्टर नलनी, ये तमाम लोगों के गुरु थे। और कई लोग डॉक्टर हैं, IAS IPS हैं, मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ इस मामले में। कि मैं आपको बताऊं, एक अपनी कमजोरी बताऊं, कि मैं मैथमेटिक्स से बहुत दूर भागता था शुरू के काल में जी। और मैं साइंस छोड़ने को था। लेकिन मेरी माँ द्रौपदी देवी जो काफ़ी जागरूक फैमिली से आई थी जी। बिना पढ़ी लिखी थी, मगर पूरा रामायण याद था। वो गांव में उनको कहा जाता था उस वक्त, अब तो सब फूल तूल तोड़ते हैं, भक्ति भजन करते हैं, वो अकेले उस ज़माने में अकेले घूम करके गांव में वही लोगों को जगाती थी जब सवेरे गाती थी। ये तो उसका जिद था कि हमको साइंस। तो एक बार हुआ क्या कि हम 10th में परीक्षा दे रहे थे, तो हमारा मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं था। बगल में 2 लड़कियां मेरे साथ थी, बगल के सीट बीच में मैं था। तो मैं बहुत बोर सा महसूस किया, तो मैं वहाँ कलम बंद करके कॉपी छोड़ के भाग गया, परीक्षा छोड़ के। रिजल्ट रोक दिया गया, हेडमास्टर कहे कि न। तो हुआ कि री एग्ज़ाम दो, तो री एग्ज़ाम के लिए समय 20-25 दिन का हुआ। फिर से ये मैं ये सब बताता हूँ सिस्टम की उपलब्धि भी। जी जी बिल्कुल। मैं कोई साधारण कोई बात नहीं करूँगा जिससे कुछ मकसद निकलता है। ये अब ये होगा री एग्जाम से कई लड़कों का 15-20 लड़के उसमें अपीयर हों। तो माँ कही कि तुम राम स्वरूप बाबू से जाके पढ़ो।
तुमको मैथमेटिक्स वो ठीक कर देंगे। कहिए हमसे कुछ नहीं होगा, मैथमेटिक्स नहीं होगा, और सब सब्जेक्ट हमको 60%, 57% इस तरह से आता था, 65%, तो उसमें नंबर नहीं आता था। चूँकि हम एक साल पहले जो क्लास बढ़ते गए ना, इससे कमज़ोर हमारा ये समझ, वही हमको वहाँ भेजे और रामस्वरूप बाबू अपने सानिध्य में रखे। 2 किलोमीटर मेहनत किया, तो फिर मेहनत हमने किया। 2 किलोमीटर मैं रात में जाता था, वहीं उनके साथ उनके रूम में सोता था जी। इधर बेड उनका, इधर हमारा। एक और मित्र हमारा था सुनील, ये यहाँ का चांदपुरा का मुखिया जी का लड़का, तो वहीं उनके आशीर्वाद, उनका लगातार 1 साल तक। तो जो री एग्जामिनेशन जो 20 दिन के बाद हुआ, तो हमको पता है आपको, हमको 64 नंबर आया। वाह। 0 से, आप समझ सकते, यही हमको आता। मुश्किल से पास करते या 10-20 5 फेल कर जाते 10 नंबर से। और तब से जो लगन लगी, तो क्या बतावें। फिर बोर्ड का इम्तिहान आया तो हमको 88 नंबर आया। कॉलेजिएट सेंटर था, बाद में कॉलेजिएट में टीचर भी बना। वाह। तो शिक्षक में लगन होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, नैतिक ईमानदारी की। हम इतने पैसा पाते हैं, तो बच्चों के साथ हम खिलवाड़ क्यों करें। आज के शिक्षक, मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि कभी कहते हैं कि हमको नहीं मिलता है तो कैसे क्या पढ़ाएं। बहुत तरह की विकृतियाँ भी हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन उसमें ज़्यादा व्यवस्था दोषी है। इंस्पेक्शन समाप्त हो गया। इंस्पेक्शन जो है सो होता भी है तो कमाने के लिए। जी जी बिल्कुल। और इधर से क्या हुआ कि एक हमारे आए थे डायरेक्टर मदन मोहन झा जी। मदन मोहन झा थे, बड़े अच्छे, बड़े ईमानदार आदमी थे। वो क्या करता था, पहले इंस्पेक्शन में आरडीटी आता था ना, तो कहीं पाया किसी को तो सस्पेंड कर दिया। पढ़ाई लिखाई क्या हुआ है नहीं हुआ, खाली अनुपस्थिति के चलते, अब फिर उसको जा कर के पैसा देता था तो तोड़ देता था। मदन मोहन झा ने कहा कि सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, पैसा जो है परिवार का है, इसलिए आप कानून वहाँ से लॉ बना दिया, सर्कुलर जारी कर दिया कि सस्पेंशन बंद हो गया। बस वो घूमना ही बंद कर दिया, क्योंकि सस्पेंड नहीं होगा तो पैसा कौन देगा। तो ये सब है सिलसिलेवार, ऊपर ढंग से व्यवस्था ही नहीं चाहती है कि शिक्षा सबों को मिले, सबों के लिए शिक्षा हो, इसलिए शिक्षा की दुर्गति है। जी जी। एक तरह की शिक्षा व्यवस्था, कोठारी कमीशन ने कहा कि सबको एक तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और जितना आपको पूंजीवादी दुनिया है, अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ सरकारी स्कूल ही है। जी जी। आपको कहेगा प्राइवेट करने दीजिए, हमको यहाँ खोलने दीजिए, और हमारी सरकार तो अब देखिए रहे हैं, बांट दिया है। जी। तो सरकारी नौकरियाँ नहीं देने के चलते ये स्कूल, कुछ लोग तो रोज़गार के लिए अपना खोल दिए हैं, कुछ काला धन भी इसमें एडजस्ट हो जाता है। अब बिल्डिंग आप बनाइएगा तो आप 10 करोड़ के बदला 20 करोड़ भी दिखा सकते हैं ना, इसलिए उनकी आमदनी तो हो गई, स्कूल चले या नहीं चले, तो ये स्थिति है। जी सर, चूँकि आप सांस्कृतिक संगठन से जुड़े हुए हैं, तो सांस्कृतिक संगठन सामाजिक मुद्दों को उठाने में कहाँ तक सफल हैं? देखिए, हम उस सांस्कृतिक संगठन से जुड़े हुए हैं या उस व्यू से साथ हैं जिसका है कि कला जो है सो जीवन के लिए है, आर्ट फॉर लाइफ। कला के लिए नहीं, कला जीवन के लिए। और कला तो क्रांति कर सकता है। बिल्कुल। फिल्म के बारे में क्या एटीट्यूड है, फिल्म के बारे में कितना खराब एटीट्यूड था वो आपको नहीं पता होगा। आपके जन्म के पहले हम लोग जब थे, लोग चुरा करके सिनेमा देखना मतलब ईयर बूढ़ गए, समाप्त है ये। लेकिन आप देखिए, कुछ फिल्मों को देखेंगे तो लगता है कि क्या नहीं हो सकता है, कई क्रांतियों का जनक रहा है। तो कला तो 100 भाषण से एक गीत इतना महत्वपूर्ण हो सकता है, एक शायरी इतना महत्वपूर्ण हो सकता है जिसका कोई ठिकाना नहीं। कला समाज परिवर्तन का औजार होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसी रूप में हम इसको देखते हैं। सांस्कृतिक कोई भी संगठन निरुद्देश्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ कुछ करना है, कमाना है, खाना है, डांस, ये तो कुछ नहीं है। आप बड़े बड़े कलाकारों को देखें, बहुत कुछ किया। आज इस मामले में कमी हम देखते हैं। जी। मैं फैन रहा हूँ राज कपूर साहब का। अभी इधर एक दिन उनके लाइफ के बारे में पढ़ रहा था, कितना वो सब कैसे किस तरह से बच्चों को दिखा रहे थे।
एक दिन कहा कि वर्षा हो रहा था तो वो कहा कि गाड़िए से जाते माँ के जाके कहा बेटा उनका राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर साहब, कहा कि नहीं छता दीजिए जाएगा। तीते भी ये अनुभव ये सीखना है, स्कूल में सब तरह के सीखना है, बिल्कुल आप अलग किसी से नहीं हो सकते। तो यही है इक्वलिटी की बात, समानता की बात। समान शिक्षा पद्धति कोठारी कमीशन ने कहा जब किसी को शिक्षा का जब मौलिक अधिकार आपके पास है तो किसी बच्चे को अगर 1 पैसा लगता है पढ़ाई में तो समझिए कि वो पाप है। यही कहा है, इस शब्द आप पढ़िए कोठारी कमीशन का रिपोर्ट है, नेबरहुड एजुकेशन पॉलिसी। समान शिक्षा पद्धति, कलेक्टर का संतान हो या एक भंगी का संतान लोहिया नगर में, दोनों रहते हैं एक जगह, उस स्कूल का क्या हाल होगा समझ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा लगाने की बात नहीं है। मैं प्राइवेट स्कूल के संस्था का विरोधी नहीं हूँ, तो विकल्प में आया है बेरोजगारी में। जी जी उनका भी कुछ सर्कुलर बनावे, वही पढ़ावें जो ये पढ़ावें, उसको सब्सिडी सरकार दे। जो प्राइवेट लोग पूंजी लगा किए हैं तो सब पूरा तो स्कूल का वेज गवर्नमेंट वेज तो देंगे नहीं। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए उनको शेष मेकअप कर इतना दूर तो किया, जैसे स्कूल का निर्माण लोगों ने प्राइवेटली कर दिया जी। ये लाखों, ये आप कॉलेजिएट देख लीजिए, जी जी हैं हृदय ऑफ बेगूसराय है Heart of- और उसमें उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये कोठी परिवार का कोऑपरेटिव कॉलेज, कॉलेजिएट स्कूल है, केएल उच्च विद्यालय है, अयोध्या प्रसाद बरौनी कॉलेज है, मैं था राजवाड़ा हाई स्कूल में वह भी है। जी जी इस तरह से आधा दर्जन स्कूल को बनाए, उनका योगदान है। जी सर। सर आपकी ये साक्षात्कार हमारे दर्शकों के लिए और हमारे शिक्षकों के लिए बहुत ही मार्गदर्शन का कार्य करेगी। हमारे केवी स्टूडियो में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके स्टूडियो के सभी लोगों को, क्योंकि आपने एक माध्यम दिया जिसकी वजह से, जिस माध्यम से हमने कुछ लोगों के बीच, अगर शायद इससे कुछ लोग ले पाएंगे तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। और डॉक्टर रोशन कुमार मेरे प्रिय डॉक्टरों में से हैं जी। और वो बहुआयामी व्यक्तित्व रखते हैं। बिल्कुल। और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उनका सामाजिक सरोकार भी बना रहे और गरीबों के प्रति कुछ ये रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी करता हूँ। जी बिल्कुल। आप लोगों को, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।